Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज जो स्टडी करेंगे वो हम लोग एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी फॉलो कर रहे हैं और इसमें चैप्टर 5 हमें डील करनी है, क्लास 6 का है, जो कि चैप्टर नेम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। यानी हमारे अर्थ की जो मेजर जो बड़े बड़े डोमेन्स है उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे और वो कौन कौन से डोमेन्स हैं उसके साथ साथ उसकी थोड़ी डिटेल्स भी हम लोग लेंगे, बिकॉज आपके बुक में वो ऑलरेडी दे रखा है। और ज़्यादा तो डीपली में नहीं जाऊँगा, बट ये है कि जो मेन पॉइंट्स है जो एटलीस्ट बुक में आपका दे रखा है उसे हम फॉलो करेंगे। सो मूव करते हैं फर्स्ट पेज की तरफ। सो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यहाँ पे एक बात आ जाती है कि डोमेन एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है। डोमेन वर्ड को समझने की ज़रूरत है। सो मैं आप लोगों को बता दूँ, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में इतना कह सकते हैं कि डोमेन जो होता है वो एक आप एरिया ले सकते हो, एरिया या फिर आप फील्ड कह सकते हो, जो भी क्षेत्र वगैरह जो हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिसपे एक बड़ी सी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, बड़ा सा पोर्शन को वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि एक बात हमें पता है कि लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट जो हमको हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए या फिर हमारी ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए जो मेजर एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो क्या होता है, लैंड होता है। जो कि लैंड होगा तभी हमारा लाइफ पॉसिबल हो सकता है। उसी तरह से हमारे पास वाटर होगा, पानी होगा, जल होगा, तभी हमारा जीवन संभव हो सकता है। सेम थिंग हमने एयर होना है, एयर होगा तभी हम सांस ले सकते हैं, तभी हमारी ज़िंदगी यहाँ पे क्या हो सकती है, कंटिन्यू हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारा कहाँ पे, अर्थ पे मौजूद है। अब उसमें एक पॉइंट आ जाता है कि लिथोस्फीयर, आपने सुना होगा लिथोस्फीयर के बारे में, सेम हाइड्रोस्फीयर के बारे में और एटमॉस्फेयर के बारे में, एंड देन फाइनली बायोस्फीयर। तो यहाँ पे ये 4 मेजर डोमेन्स आ जाता है। हमारे पास मेजर डोमेन्स कितने आ जाते हैं, 4, जो कि लिथोस्फीयर जो कि लैंड से कनेक्ट करती है, जो कि लैंड को आप एक अलग लैंग्वेज में या फिर अलग भाषा में आप क्या कह सकते हैं, लिथोस्फीयर कह सकते हैं, जो आपका लैंड से रिलेट करता हो। पूरे के पूरे लैंड पोर्शन को आप क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर। सेम थिंग उसी तरह से आप अगर हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे तो वो वाटर से इंडिकेट होता है, वाटर से उसे डिनोट कर सकते हैं कि जो पोर्शन वाटर का है पूरे के पूरे इंटायर अर्थ में जो वाटर का पोर्शन है उसे आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। सेम थिंग जब हमारे पास एक और डोमेन है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एयर से रिलेट कर सकते हैं। यानी एयर वाला जो डोमेन होती है, एयर का जो पोर्शन होता है, फील्ड होता है, उसे आप क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर कहेंगे। एंड देन फाइनली जब हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एक ऐसी पर्टिकुलर जगह में आके मिलती है, ये तीनों आकर के मिलता है। जैसे कि अगर हम 3 सर्कल बना रहे, एक सर्कल हुआ, ये दूसरा सर्कल हुआ, ये तीसरा सर्कल हुआ, मान लेते हैं कि ये हमारा लिथोस्फीयर है, ये हाइड्रोस्फीयर और ये एटमॉस्फेयर है, और तीनों अपने अपने जगह पर है, लेकिन ये एक ऐसा पोर्शन बन रहा है जहां पे तीनों आकर के एक जगह मिल रहा है। तो ये जो छोटा सा बीच में ये तीनों आकर के मिल रहा है, इस पोर्शन यानी इस फील्ड को हम क्या कहेंगे, वो बायोस्फीयर बोलेंगे। जैसे कि यहां पे हम बायोस्फीयर दे रखे हैं, ये हमारा चौथा डोमेन है। अब हम बात करते हैं कि लिथोस्फीयर एग्जैक्टली क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसी तरह से हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है। इसके लिए हम लोग ब्रीफ नॉलेज गेन करते हैं, ब्रीफ चीजों को जानते हैं, देखते हैं क्या होती है एग्जैक्टली। सो गाइज, अब बात करते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। यानी लिथोस्फीयर एग्जैक्टली क्या हो सकता है, तो आप इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। यानी हमारा अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है, ऑन विच वी लिव, जिस पे हम रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। जो कि सॉलिड पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इस पे फोकस करने की जरूरत है कि जो सॉलिड पोर्शन होता है हमारा अर्थ का, उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, इस अर्थ सर्फेस को, यानी इस सॉलिड पोर्शन को, सॉलिड पोर्शन तो नहीं कह सकते, उसके साथ हमारा पूरा इंटायर अर्थ सर्फेस है ना, इंटायर अर्थ सर्फेस इन द सेंस कि मैं यहाँ पे एक फिगर दे रखा हूं, जो कि इस फिगर को एग्जैक्टली आप लोग क्लास 7 में डील करेंगे अच्छी तरीके से, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए मैं थोड़ा सा लिखा हूं। हमारे अर्थ के 3 लेयर होते हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक होता है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। 3 लेयर में ऊपर वाले लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं, और उसके बाद वाले को हम मेंटल कहते हैं, और सबसे लास्ट वाले को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। अब इसमें जो हम स्टडी करेंगे वो मेन क्रस्ट के बारे में जानते हैं, और क्रस्ट जो होता है वो 2 डिवीजन में बटा होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्रस्ट का पोर्शन है, यहां से यहां तक ये क्रस्ट का पोर्शन है, ये आपका लैंड दिख रहा है, ये आपका वाटर दिख रहा है। अब इस दोनों में से ये पूरा क्रस्ट जो है ना, इसे आप 2 पार्ट में डिवाइड कह सकते हो। जैसे कि एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, दूसरा आपका ओशियनिक क्रस्ट है। यानी 2 पार्ट्स में हम क्रस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बन रहा है, दूसरा आपका
ओशियनिक क्रस्ट बन रहा है। अब इसमें से एक बात समझ में आ रही है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है वो दो डिवीजन में बटा हुआ है, एक को हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, दूसरे को ओशियन बेसिन्स कहते हैं। अब कॉन्टिनेंट्स क्या होता है कि जो हमारा जो लैंड वाला पोर्शन है ना, जो हमारा लैंड वाला पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। अब कॉन्टिनेंट्स को आप डिफाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन यहां पे अंडरस्टैंडिंग करें कि जो लैंड वाला पोर्शन है उसे आप कॉन्टिनेंट्स, इन शॉर्ट आप उसे लिथोस्फीयर भी कह सकते हैं। जो आपका लैंड वाला पोर्शन है उसे आप क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर। देन एक वाटर वाली पोर्शन आ जाती है जिसे हम ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं, यहां पे ओशियन बेसिन यूज करा गया है। उसी पोर्शन को, उसी डोमेन को आप क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। इन शॉर्ट आप समझ में आ रहा होगा, जो लैंड वाला पोर्शन है हमारे अर्थ सरफेस पे वो लिथोस्फीयर है, और जो हमारा वाटर वाला पोर्शन है जिसे हम ओशियनिक बेसिन कहते हैं यहाँ पर, या ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं, वो हमारा हाइड्रोस्फीयर है। अब यहां पे देखो पूरा अर्थ सरफेस दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो कॉन्टिनेंट हुआ, दूसरा ओशियन बेसिन हुआ। अब कॉन्टिनेंट किसको बोलेंगे, द लार्ज लैंड मास आर नोन एज द कॉन्टिनेंट। जो हमारे अर्थ सरफेस होती है, जो लार्ज लैंड मासेस हैं, अब उस लार्ज लैंड मास को हम आगे देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और जो ह्यूज वाटर बॉडीज हैं, कई हमारे पास ओशियंस हैं, कई बड़े बड़े वाटर बॉडीज हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ओशियन बेसिन्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि कॉन्टिनेंट्स एग्जैक्टली और ओशियन बेसिन्स एग्जैक्टली कौन कौन से हमारे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब आगे देखते हैं, ये हमारा इंटायर अर्थ है, ये हमारा इंटायर अर्थ सरफेस है, जो आप क्रस्ट कह सकते हैं। अब ये देखेंगे, ये ब्लू कलर हम मैप पे अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि ये ब्लू कलर हमारे वाटर को डिनोट कर रहा है, जो कि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा वाटर फैला हुआ है और सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कोई एक दूसरे से जुदा नहीं है, अलग नहीं है। और ये जो आप कलर में देख पाए हो, ये आपका लैंड मासेस है, जो हम लैंड मासेस, लार्ज लैंड मासेस जिसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, वो यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका एक बड़ा सा लैंड मास है, दूसरा आपका साउथ अमेरिका है, तीसरा यूरोप है, चौथा अफ्रीका है, पांचवा एशिया है, छठा ऑस्ट्रेलिया है, एंड देन सातवां यहाँ पे आपका अंटार्कटिक है। तो ये 7 क्या है, आपके लार्ज लैंड मासेस है जिसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। उसी के साथ साथ ये ह्यूज वाटर बॉडीज है, एक यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, दूसरा यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, तीसरा यहाँ पे आर्कटिक ओशियन है, चौथा यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन है। और ये पैसिफिक ओशियन क्योंकि राउंड फिगर में अर्थ है, तो ये उधर से जाके जुड़ेगा तो ये फिर एक ही ओशियन बन जाएगा। सो यहाँ पे 4 हो गया। और नीचे आपका सदर्न ओशियन है, ये कहीं कहीं आपका सदर्न ओशियन आई मीन इंडिकेटेड नहीं रहता है, बट किसी बुक में दिया रहता है, तो सदर्न ओशियन को मान के भी चल सकते हैं, या फिर ये एक्सेप्शन में भी कह सकते हैं, कहीं कहीं सदर्न ओशियन रहता भी है, नहीं रहता है। तो मेजर आप 4 कह सकते हैं या फिर 5 भी कह सकते हैं। सदर्न ओशियन यानी कि कुछ पैसिफिक का वाटर यहाँ पे आ जाता है, कुछ अटलांटिक का वाटर यहाँ पे आ जाता है, कुछ इंडियन का वाटर यहाँ पे आ जाता है। जब तीनों का वाटर एक जगह मिल जाता है तो एक अलग ओशियन बनाता है, जिसे आप सदर्न ओशियन कह सकते हैं या अंटार्कटिक ओशियन भी कह सकते हैं, कभी कभी इसे ऐसा कहा जाता है। सो यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स के बारे में एंड जो आपके ह्यूज वाटर बॉडीज हैं उसके बारे में हमने अभी देखा इस मैप पे, और मैप को अच्छे से देख करके इसे लर्न करने की जरूरत है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड यहाँ पर आपका अंटार्कटिक। और ओशियंस में आपका यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यहाँ पे आपका सदर्न ओशियन है, और ऊपर में आपका आर्कटिक ओशियन है। अब आगे मूव करते हैं कि कॉन्टिनेंट्स जो होती है ना, वो हमारे पास क्या क्या है। अब कॉन्टिनेंट्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने हैं? 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, जो कि सब के सब एक दूसरे से वाटर बॉडीज, जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज है, उसके जरिए अलग किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। और वो मेजर कॉन्टिनेंट्स क्या क्या है? एक तो एशिया है, दूसरा यूरोप है, तीसरा अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, एंड देन फाइनली अंटार्कटिक है। ठीक है। और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब जैसे इस मैप को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो मेजर लैंड मासेज है वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है। ये आपका इक्वेटर है, हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं इक्वेटर क्या होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर से ऊपर वाले पोर्शन को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले पोर्शन को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो आप यहाँ पे डिनोट इंडिकेट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं अपने से कि इक्वेटर से ऊपर जो कि बड़े बड़े लैंड मासेज, जो ज्यादातर लैंड मासेज है वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है और इससे कम आपके सदर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है। सो आपने ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि जो मेजर यानी ग्रेटर पार्ट जो हमारे लैंड मास का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है। अब यहाँ पे एक चीज में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे 2 वर्ड मैंने यूज कर रखा है, एक स्ट्रेट के बारे में दे रखा है, दूसरा स्थमुस के बारे में दे रखा है। और ये दोनों एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आप कह सकते हैं। समझदार के लिए तो बहुत आसान हो जाता है, जो अगर थोड़ी सी कंफ्यूज करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये दोनों वर्ड को आप यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि आगे चल के हम
इन दोनों वर्ड का काफी यूज करने वाले हैं। सो स्ट्रेट एग्जैक्टली क्या होती है और स्थमूज क्या होती है। जैसे यहाँ पे मैंने इंडिया का एक मैप बना रखा है और नीचे श्रीलंका है, तो यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका को एक स्ट्रेट क्या करती है, कनेक्ट करती है, जिसका नेम है हमारा पाक स्ट्रेट। यहाँ पे जो कि दिया हुआ नहीं है, नेम द स्ट्रेट बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। सो इंडिया और श्रीलंका जो कनेक्टेड है वो पाक स्ट्रेट के जरिए कनेक्टेड है, आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट एग्जैक्टली क्या होती है, अब यहां पे देखो, स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। एक वाटर बॉडीज का वाटर का एक छोटा सा नैरो चैनल होता है, नैरो पैसेज होता है वाटर का ही, जो कि दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को क्या करता है, कनेक्ट करता है, चाहे वो सीज हो या फिर ओशियंस हो। याद रहे कि एक छोटा सा वाटर चैनल है जो कि दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। जैसे कि इधर आपका अरेबियन सी है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है एक छोटा सा वाटर बॉडी, जिसे हम क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट कहते हैं। याद रहे, बड़े वाटर बॉडीज को एक छोटे नैरो चैनल वाटर का क्या करता है, कनेक्ट करता है। बट यहां पे स्थमूज की बात करेंगे तो एक कॉन्टिनेंट मैंने यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका ले रखा है, नीचे आपका यहाँ पर साउथ अमेरिका रखा है, दोनों बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं। अब यहाँ पे दोनों कॉन्टिनेंट्स को एक स्थमूज क्या करता है, आपका कनेक्ट कर रहा है, और इस स्थमूज का नेम है पनामा स्थमूज। आपने याद रखनी है, पनामा स्थमूज। अब यहां पे स्थमूज का जो डेफिनेशन आप देखेंगे, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। अब यहां पे देखो, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि दो बड़े बड़े लैंड मास को कनेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा नैरो करके एक लैंड मास है, जो कि एक बड़ा सा लैंड मास नॉर्थ अमेरिका, बड़ा सा लैंड मास साउथ अमेरिका, दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। सो एक छोटा सा नैरो जो है, आई थिंक नैरो पैसेज कह सकते हैं, और या फिर नैरो लैंड स्ट्रिप, या फिर जो भी कह सकते हैं, नैरो स्ट्रिप बना हुआ है यहाँ पर, जो कि दो बड़े बड़े लैंड मास को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, उसे आप क्या कहेंगे, स्थमूज कहेंगे। और यहाँ पे एक नैरो वाटर चैनल है जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। सो अब आगे मूव करते हैं। अब बात आ रही है हमारे टोटल जो कॉन्टिनेंट्स थे वो कितने हैं, 7 हैं, जिसमें से आपने अभी हम स्टडी करेंगे, एक एक कॉन्टिनेंट्स को उठाएंगे और उसके थोड़े थोड़े ब्रीफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। अब फर्स्ट हमारे पास आ जाता है एशिया। एशिया एक कॉन्टिनेंट है, और ये जो मैप देख पा रहे हो, ये आपका एशिया का पॉलिटिकल मैप है, और ये एशिया का फिजिकल मैप है। ये आपका एशिया का फिजिकल मैप है। और मैप जो है ज्योग्राफी में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैप के बिना आप ज्योग्राफी को आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कर सकते, पढ़ ही नहीं सकते, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो ये जो मेजर कंट्रीज है, रशिया देख पा रहे हो, मंगोलिया है, चाइना है, अपना यहाँ पे इंडिया है, नेपाल है, ठीक है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, कई मेजर कंट्रीज हैं। आई थिंक आपको अप्रॉक्सीमेट 48 टू 50 कंट्रीज आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ ये आपका फिजिकल फीचर्स है, जो कि आपको इधर माउंटेन्स वगैरह, प्लेट्यूज वगैरह जो देखना चाहेंगे, आई मीन ग्रासलैंड वगैरह, जितने भी सारी चीज़ें आपको इसमें मौजूद है, आपने यहाँ से अब फाइंड आउट कर सकते हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। मैं आपको एक यहाँ पर ओवरव्यू दिया। अब आगे मूव करते हैं इसका, कि एशिया का जो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो इंफॉर्मेशन ये कि एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सो आपने याद रखनी है, हमारे पास जो 7 जो कॉन्टिनेंट्स है टोटल, उसमें से एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन, एरिया और पॉपुलेशन दोनों के अकॉर्डिंग ये क्या है, आपका सबसे बड़ा है। एरिया भी सबसे बड़ा है, यानी कि लैंड उसका सबसे बड़ा है, और उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है अपने एशिया के पास। ये बात याद रखनी है, और इंडिया एशिया में ही आता है। सो अब यहाँ पे देखेंगे, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारे इंटायर अर्थ में जो है, इंटायर अर्थ में जितनी भी लैंड है, जितना भी पोर्शन में लैंड है, आपको बता दूं कि 70 आप यहाँ पे कह सकते हैं 70 अब 71% जो है आपका ये वाटर से घिरा है हमारा वाटर, आई मीन अर्थ सरफेस। पूरा का पूरा 71% जो आपका है वो आपका सरफेस वाटर ले रखा है, और 29% आपका क्या ले रखा है, सिर्फ और सिर्फ लैंड है। और इस 29% को अगर हम 100% मान करके चलेंगे तो उस 100 तो आप क्या कहेंगे, 33% लैंड जो है वो अकेला, यानी कि 1/3 अकेला आपका एशिया ने कवर कर रखा है। सो आगे देखेंगे, द कॉन्टिनेंट लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आप मैप पे जरा फोकस करेंगे, वर्ल्ड मैप पे, तो आपको एशिया जो है वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एशिया है आपका, तो ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर को हम नॉर्थ कहते हैं, और यहाँ पे आपका प्राइम मेरिडियन आता है, तो इसे आप वेस्ट कहते हैं, उसे आप ईस्ट कहते हैं, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट साइड में ये आपका एशिया क्या है, बैठा हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। सो उसी तरह से आप आगे मूव करेंगे।
ये आपका हो गया एरिया को लेकर के। अब आगे जरा देखेंगे, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। आपने एक इंपॉर्टेंट इक्वेटर के बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारे इस कॉन्टिनेंट से क्या करता है, क्रॉस करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से क्या करती है, क्रॉस करती है। अब एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। आप मैप पे फोकस करेंगे, एशिया जो सेपरेट है यूरोप से, एशिया जो अलग हो रहा है यूरोप से, वो एक माउंटेन के जरिए अलग हो रहा है वेस्ट साइड में, जिस माउंटेन का नेम क्या है, यूराल माउंटेन्स। एंड नेक्स्ट, द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज नोन एज द यूरेशिया। याद रहे, एक आपका आप नॉर्थ पोर्शन में देखेंगे, आपका एशिया और यूरोप का जो लैंड है वो आपका एक जगह कंबाइंड है, और उस लैंड को क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया इज नोन एज यूरेशिया। सो ये एशिया का थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन है। अब आगे मूव करेंगे अफ्रीका के बारे में, जो कि अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप है और ये फिजिकल मैप है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आपका अल्जीरिया मिल जाएगा, लीबिया मिल जाएगा, इजिप्ट है, सूडान है, छाद है, नाइजर है, मालिया है, मोरिटानिया है, यहाँ पे आपको मोरक्को मिल जाएगा, यहाँ पे ट्यूनीशिया मिल जाएगा। उसी तरह से इथियोपिया है, इधर सूडान साउथ सूडान है, आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, यहाँ पर DR कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो यहाँ पे मिल जाएगा, कॉन्गो मिल जाएगा, गैबोन मिल जाएगा। कई यहाँ पे छोटे छोटे कंट्रीज हैं, टोटल इसमें अभी 50 के अकॉर्डिंग आपने क्या टोटल कंट्रीज है, आप इसे देख सकते हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट की आपका ये फिजिकल मैप है, जो कि सहारा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट सहारा आपको इस पोर्शन में मिलेगा। आई थिंक इस पूरे पोर्शन को सहारा ने अकेले कैच कर रखा है। नीचे आपको मिल जाएगा और भी कई, आई थिंक इधर आपको डिजर्ट मिल जाएंगे, कालाहारी डिजर्ट वगैरह, साउथ अफ्रीका मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको वाटरफॉल मिल जाएगा विक्टोरिया, जो कि यहाँ पे नील रिवर आपका निकलता है, और नील रिवर आपका मेडिटेरेनियन ओशन में आकर के गिरता है। नील का जो आपका पोर्शन है वो आई थिंक ड्रेनेज बेसिन है, वो कुछ इस तरह से जाता है। तो ये आप इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सो अब आगे जब हम बात करेंगे अफ्रीका का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, सो अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एशिया। जो कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, एशिया सबसे बड़ा है, लेकिन उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे अफ्रीका आ जाता है। उसके साथ साथ इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। आप इसको मैप पे देखने की कोशिश करेंगे तो इक्वेटर, जो कि एक इंपॉर्टेंट आई थिंक लैटिट्यूड में आता है, ये उस पूरे कॉन्टिनेंट के बीच से, ऑलमोस्ट बीच से क्या करती है, क्रॉस करती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आप मैप को देखेंगे, इक्वेटर से लार्ज पार्ट आपका इक्वेटर से ऊपर ही मिलेगा आपको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अफ्रीका का लार्ज पार्ट है। नेक्स्ट है, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। याद रहे, अफ्रीका एक ऐसा नमूना कॉन्टिनेंट, एक ऐसा अकेला कॉन्टिनेंट है जिसमें से ये सब के सब इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों के तीनों क्या करती है, क्रॉस करती है। एंड देन सेम अफ्रीका इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। ये आपके डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी अफ्रीका जाना जाता है। इसके थोड़ा सा रीजन है, बट मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा और आप यहाँ पे देखेंगे नहीं। सो नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट, जो कि सहारा डिजर्ट है, जो कि इसी कॉन्टिनेंट में मौजूद है। मैंने अभी जस्ट दिखाया। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, जो कि नाइल या फिर नील रिवर, जो भी कह दो आप, वो भी क्या है, इसी कॉन्टिनेंट में आपने क्या है, मौजूद है, नील रिवर एंड सहारा डेजर्ट। अब आगे मूव करते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। ये पॉलिटिकल मैप है, ये फिजिकल, जो कि आप देख सकते हो, कनाडा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, छोटे छोटे कंट्रीज, ये पूरा आप वेस्ट इंडीज कह सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप है और ये नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप है। अब आगे मूव करेंगे इन्फॉर्मेशन में। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट इट। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका क्या है आपका, नॉर्थ अमेरिका। इन द साउथ द स्थमुज ऑफ पनामा, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, जो कि लिंक करता है किसे, साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को लिंक करने वाला स्थमुज जो है वो क्या है आपका, स्थमुज ऑफ पनामा है। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस कॉन्टिनेंट को आप मैप पे जब देखेंगे तो कंप्लीट या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न साइड में आपको मिलने को मिलेगा। एंड द नेक्स्ट, कनाडा एंड यूएसए, ये दो कंट्री हैं जो मेजर कंट्रीज माना जाता है, जो कि एक एंग्लो अमेरिका के नाम से जाना जाता है, दोनों को मिक्स करके। एंड कवर अबाउट 75%, पता है 75% लैंड जो है ये अकेले कवर करता है, पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका के लैंड का, पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका के लैंड के एरिया का 75% अकेला ये दोनों कंट्रीज क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। वैसे देखने में भी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका कनाडा का पोर्शन है, बहुत बड़ा सा है, और ये यूएसए का है। आई थिंक ये दोनों मिलकर के लगता है कि मेजर लैंड को तो कैप्चर ये दोनों ने मिलकर के कर लिया है। सो आप याद रखेंगे 75%। एंड देन नेक्स्ट, द कैरिबियन आइलैंड ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको आर नोन एज द वेस्ट इंडीज। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी कि ये कैरिबियन आइलैंड आपने यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, आपका नीचे में आपका ये कैरिबियन आइलैंड के नाम से ही जाना जाता है।
क्योंकि ये आपका कैरिबियन सी है और ये जो देख रहा है छोटे छोटे कंट्रीज, ये कैरिबियन आइलैंड। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको और ये कैरिबियन आइलैंड, इस यानी पूरे के पूरे पोर्शन को आप क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं आप। ये बात आपने याद रखनी है। सो ये था नॉर्थ अमेरिका के बारे में। अब मूव करते हैं साउथ अमेरिका। सो ये है आपका साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप, ये फिजिकल मैप। इट्स अ ब्राजील, आपने सुना होगा इस तरह के कंट्रीज, पेरू है, बोलिविया है, अर्जेंटीना है, चिली है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है। उसी तरह से आप इधर देख पा रहे हो उरुग्वे है, ठीक है, ये कई कंट्रीज है, ये प्रागवे है, ठीक है। तो ये आपके मेजर कंट्रीज है जो कि साउथ अमेरिका का है। ये आपने अमेजन रिवर के बारे में सुना होगा, ये अमेजन रिवर का ड्रेनेज एरिया है जो कि ये पूरा का पूरा अमेजन रिवर अकेले कैच करता है। सो अब आगे देखते हैं हम इसकी इंफॉर्मेशन। सो याद रखना है, साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, आई मीन ऑफ द वर्ल्ड, आफ्टर एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। सो याद रखना है, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका आता है आपके बड़े में, ठीक है। सो इन द नॉर्थ द इस्थमोस ऑफ पनामा, अभी हमने डिस्कस करा इस्थमोस ऑफ पनामा, जो कि नॉर्थ अमेरिका से क्या करता है, लिंक करता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक दूसरे से ज्वाइंट करता है, इस्थमोस ऑफ पनामा। एंड देन द एंडस माउंटेन रेंज, इसके आपको एंडस माउंटेन रेंज आपने यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपका जो स्टार्टिंग में, आई एम सॉरी, तो देख पा रहे हो आप, यहाँ से ये जो पूरा रेंज दिख रहा है ना, ये आपका एंडस माउंटेन रेंज बनाता है। ये पूरे के पूरे एंडस माउंटेन रेंज कह सकते हैं, यहाँ पे आपका उसका नेम भी दे रखा है। सो ये एंडस माउंटेन रेंज जो है वो आपका स्ट्रेच यानी कैरेबियन सी से स्टार्ट होती है नॉर्थ में और केप हॉर्न आपका साउथ में, आप यहाँ पे आपका कैरेबियन आइलैंड यहाँ से स्टार्ट होती है, नीचे ये केप हॉर्न के नाम से जाना जाता है, यहाँ तक ये पूरा का पूरा फैला हुआ है आपका एंडस माउंटेन रेंज। सो आपने ये बात याद रखनी अच्छी तरह से, जो कि आपका पूरा का पूरे दुनिया में ये लॉन्गेस्ट अनब्रोकन माउंटेन चेन माना जाता है। लॉन्गेस्ट अनब्रोकन माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड, दैट इज एंडस माउंटेन रेंज, और ये आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ये बात याद रखनी है। एंड नेक्स्ट, माउंट अकांगागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडस माउंटेन, जो एंडस माउंटेन रेंज है उसकी जो हाईएस्ट पीक की बात करेंगे वो आपका माउंट अकांगागुआ है। सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजन रिवर, ये भी आपके साउथ अमेरिका में, जो कि मैंने अभी बताया। एंड नेक्स्ट आप याद रखनी कि ओरिनोको रिवर है जो कि साउथ अमेरिका में है, उसके बेसिन को आपका लानोज के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ओरिनोको रिवर के जो बेसिन होता है, जो आपका वाटर जहां तक फैला होता है, उस पूरे के पूरे बेसिन को लानोस के नाम से जानते हैं। उसी तरह से अमेजन रिवर जो साउथ अमेरिका में, इसके बेसिन को आपको सेलवाज के नाम से जानते हैं। उसी तरह से ला प्लाटा रिवर, ये रिवर नेम है साउथ अमेरिका का, उसके बेसिन को हम ग्रैंड चैको के नाम से जानते हैं, याद रहे, ग्रैंड चैको के नाम से जानते हैं ला प्लाटा रिवर के बेसिन को। सो अब आगे मूव करते हैं अंटार्कटिक के बारे में। ये आई थिंक उसका ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। सो ये उसका मैप आप देख लो जाके, फिजिकल मैप या फिर पॉलिटिकल मैप दोनों ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा आपके स्नो से भरा पड़ा है। सो यहाँ पे इसका मैप कोई अंडरस्टैंडिंग के लायक है नहीं। अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, बट यहाँ पे मैंने ब्रीफ में भी लिख रखा है कि अंटार्कटिक इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, आपके पूरे वर्ल्ड में ये 5th नंबर पे आ जाएगा। इट इज सेंटर्ड रफली अराउंड द साउथ पोल, हमने नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल के बारे में पढ़ा है, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो ये आपका साउथ पोल को सेंटर मान करके आपका क्या किया हुआ है, ये पूरा पूरा घिरा हुआ है आपके अंटार्कटिक। एंड ड्यू टू थिक आइस कवर इट इज नोन एज द व्हाइट कॉन्टिनेंट, इसे आप व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इसके चारों ओर आइस स्नो भरा पड़ा और काफी मोटा में भरा पड़ा है। सो अंटार्कटिक इज रफली सर्कुलर इन शेप। सो आपने देखना है कि इसका जो शेप है वो आई थिंक आपका सर्कुलर में है एंड एक्सटेंड्स बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्कल, और ये आपके अंटार्कटिक सर्कल तक फैला हुआ है, क्योंकि हमने आपके साउथ पोल से ऊपर अंटार्कटिक सर्कल के बारे में पढ़ा था। उसी तरह से ये एक इंपॉर्टेंट आई थिंक लैटिट्यूड्स में शामिल है, अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड देन आल्सो इक्वेटर। तो ये आपका ये साउथ पोल से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल तक ये क्या हुआ है, फैला हुआ है। ये बात आपने याद रखनी है, ये रफली दिया हुआ है आपका। एंड दिस द मेनलैंड ऑफ दिस कॉन्टिनेंट वाज डिस्कवर्ड इन 1820s, 1820 के अप्रॉक्स में क्या करा गया था, इसके मेनलैंड को फाइंड आउट डिस्कवर करी गई थी। The first Indian team touched the icy continent on 9th January 1982 and established Dakshin Gangotri. So you have to remember all that. It's a very important point to the point of exam, exam point of view. So आपने याद रखनी कि जो इंडिया का जो फर्स्ट टीम है ना, उन्होंने इस आईसी कॉन्टिनेंट को फर्स्ट टाइम पे जो 9th जनवरी 1982 को टच करा था, वहां गया था, और वहां पे एक स्टेशन जो कि रिसर्च स्टेशन आपका यहाँ पे बनाया गया था, स्टैब्लिश करा गया था, जिसका नेम था आपका दक्षिण गंगोत्री। एंड देन नेक्स्ट आपका फिर इन जनवरी 1989 को फिर दोबारा से गया वहां पर, और दूसरा वहां पर एक सर्च स्टेशन बनाया गया, रिसर्च स्टेशन, जिसका नेम दिया गया मैत्री, जो कि आपके दक्षिण गंगोत्री से 70 किलोमीटर दूर में मौजूद है।
ठीक है, तो यह बात याद रखनी है। दक्षिण गंगोत्री फर्स्ट टाइम जो कि 9 जनवरी 1982 को, और सेकंड टाइम जो गया जनवरी 1989 को, ठीक है, और दूसरा स्टेशन बनाया गया जिसका नेम रखा गया मैत्री, जो कि दक्षिण गंगोत्री से आपका 70 किलोमीटर दूर है। सो अब आगे मूव करते हैं यूरोप, यानी यूरोप का पॉलिटिकल मैप और ये आपका फिजिकल मैप है। इसके इसके कंट्रीज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अगर टाइम मिले तो प्लीज इसके कंट्रीज को पढ़ने की कोशिश करना, जो कि मेन कंट्रीज आपके जुबान पे, आपके टंग पे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में ये सारे कंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर भी है, काफ़ी चलती रहती है, और रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस को भी आपको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी तरीके से होंगी। सो आगे देखते हैं यूरोप के बारे में। सो यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया, हमने पहले ही पढ़ रखा है। यूरेशिया बोलते हैं, जो कि दोनों का कंबाइंड लैंड मास होता है, यूरेशिया बोलते हैं उसे। इन द ईस्ट यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द यूराल माउंटेन्स। याद रहे कि यूरोप जो होती है एशिया से जो सेपरेट होता है ईस्ट साइड में, जो कि यूराल माउंटेन से होता है। उसी के बगल में आप देखेंगे, नीचे आएंगे थोड़ा कैस्पियन सी मिल जाएगा, उससे भी अलग होता है। उससे नीचे थोड़ा सा आएंगे, उसे कॉकसस माउंटेन बोलते हैं, जो कि आपकी ये एशिया से अलग होती है। यूराल माउंटेन एक साइड में है, उससे नीचे में थोड़ा कैस्पियन सी है, उसके जस्ट बगल में देखेंगे तो कॉकसस माउंटेन है। सो इन तीन चीज से कंप्लीटली एशिया से यूरोप क्या होती है, सेपरेट होती है। एंड नेक्स्ट द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट्स इट फ्रॉम अफ्रीका, और अफ्रीका से जब आपके यूरोप सेपरेट होती है तो वो स्टेट्स ऑफ जिब्राल्टर के जरिए, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, ये आपका कंप्लीट आपका यूरोप है। अब देखो यहां से नीचे जो है ना, ये आपका अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है, और यहां पे एक स्ट्रेट बनता है जिसे आप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नाम से हम जानते हैं, जिब्राल्टर। तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से कंप्लीटली अफ्रीका से ये अलग होता है। और इधर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कैस्पियन सी है, ठीक है, इधर आपको कॉकसस माउंटेन मिल जाएगा इस जगह पर, और यहाँ पे एक यूराल माउंटेन्स बनती है, ठीक है। ये तीन चीज से एशिया से ये क्या होती है, सेपरेट होती है, और यहाँ पे वो अफ्रीका से सेपरेट हो रही है। अब आगे बात करते हैं। माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ आल्पस। ये माउंटेन रेंज है, छोटे छोटे माउंटेन रेंज है, जो कि आपको यूरोप में देखने को मिलेगा, जो कि आल्पस का जो हाईएस्ट पीक है जिसका नेम है माउंट ब्लैंक। ये आल्पस की बात करें। वाइल माउंट एल्ब्रूस की बात करेंगे, जो कि कॉकसस एक माउंटेन रेंज है, जो कि यूरोप में मिलेगा, इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन यूरोप। यूरोप की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है जिसका नेम है माउंट एल्ब्रूस, जो कि कॉकसस माउंटेन रेंज में आपको मौजूद मिलेगा। एंड देन द मेन रिवर्स ऑफ यूरोप आर द राइन रिवर, रोन रिवर, वोल्गा रिवर, डेन्यूब रिवर, डॉन रिवर एंड नीस्टर या फिर डेनिस्टर कह सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो आपको यूरोप में देखने को मिलेंगे। सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के ये पॉलिटिकल मैप है और ये फिजिकल मैप है। तो याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया मेजर 6 स्टेट में डिवाइडेड है, जो कि यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, देन साउथ ऑस्ट्रेलिया है, देन क्वींसलैंड है, देन न्यू साउथ वेल्स है, देन यहाँ पर आपको विक्टोरिया मिल जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 ये मेजर 6 स्टेट्स में पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया का लैंड मास डिवाइडेड है, और ये आपके फिजिकल मैप देखने को मिल जाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, जो कि 7 कॉन्टिनेंट के बारे में अभी आपने स्टडी करा, जो कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है, जो कि 6th लार्जेस्ट कंट्री भी कह सकते हैं। अगर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो दुनिया का 6ठी नंबर पे सबसे बड़ा कंट्री शामिल है, जो कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, उसके साथ साथ कॉन्टिनेंट भी है, ये बात आपने फिर याद रखनी है। कॉन्टिनेंट भी है और आपका कंट्री भी है। अगर कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होगा, और कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 6ठा नंबर में है ना, 6th लार्जेस्ट कंट्री माना जाएगा पूरे के पूरे वर्ल्ड में। एंड देन ऑस्ट्रेलिया लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ एशिया। आप मैप पे देखेंगे तो साउथ ईस्ट ऑफ एशिया सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपको देखिएगा, जो कि एशिया से अगर देखेंगे तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपने देखना है। नेक्स्ट है अबेल तस्मान और डच मैन। एक डच मैन था जिसका नेम था आपका अबेल तस्मान, एक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 1642 की बात कर रहे हैं। तब उन्होंने क्या करा था, ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स को अबेल तस्मान नाम के एक डच मैन ने क्या करा था, एक्सप्लोर करा था, खोजा था इस चीज को। देन ऑस्ट्रेलिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 1 जनवरी 1901। इसको इंडिपेंडेंस कब मिली, 1 जनवरी 1901, क्योंकि ये भी कॉलोनाइज था यूरोप के जरिए। नेक्स्ट है कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। याद रहे ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो आपका कैनबरा है। तो कैपिटल कैसे होगा, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया अब हम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। सो कंट्री होगा तो उसका तो कोई हेड ऑफिस होना चाहिए, यानी कि कैपिटल होना चाहिए, उसका कैपिटल आपका कैनबरा है। नेक्स्ट द ग्रेट बैरियर रीफ। एक यहाँ पे एक यूनिक फीचर है जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेगा, ग्रेट बैरियर रीफ, और दुनिया में कहीं पे नहीं है। वहाँ पे एक यूनिक फीचर है, और भी हैं बट ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर है जो आपको ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेगा। और ये जो बना होता है वो आपका कंप्लीटली कोरल से बना होता है। कोरल एक आपका आई थिंक मैरिन एनिमल होता है,
ठीक है, जो आई थिंक डेथ होने के बाद उसके जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है काफ़ी टफ होता है, वो एक दूसरे के साथ अटैच होने के बाद वो क्या करती है, एक कंप्लीट सा ग्रेट बैरियर एक रीफ टाइप से बनाया गया है जिसका नेम है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे आपको देखने को मिलेंगे। सो अब आगे बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हमने अभी कंप्लीट करा लिथोस्फीयर, अब मूव करते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो हमने बताया था कि हाइड्रोस्फीयर आपके वाटर से कनेक्टेड रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। यहाँ पे आप इससे भी समझ सकते हैं कि हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, स्फीयर आप एक फील्ड को ले सकते हैं या फिर पोर्शन को ले सकते हैं, यानी कि वाटर का एक ऐसा पोर्शन जिसे हम क्या कह सकते हैं हाइड्रोस्फीयर। सो अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, हमें पता है अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। रीजन क्या है कि इसका जो 71% जो पोर्शन है ना वो कंप्लीटली आपके वाटर से कंप्लीट कवर किया हुआ है, और उसका सिर्फ और सिर्फ 29% लैंड से गिरा है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा। 29% है सिर्फ और सिर्फ लैंड है, और उसके साथ साथ 71% अकेला आपके वाटर से कवर है। नेक्स्ट, वाटर इज फाउंड मोस्टली इन ओशियन, सीज, गल्फ, बेज, लेक्स, रिवर्स, ये आपके वाटर बॉडीज हैं जहां पे आपको कंप्लीटली वाटर देखने को मिलेंगे। एंड देन पार्ट ऑफ द अर्थ विच हैज वाटर इज नोन एज द हाइड्रोस्फीयर। हमने अभी पढ़ा द पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का एक ऐसा पार्ट होना चाहिए जहां पे आपको वाटर दिखेगा, उसे आप क्या बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। चाहे वो ओशियन हो, गल्फ हो, सीज हो, बेज हो, लेक्स हो, रिवर हो, कुछ भी उसे आप हाइड्रोस्फीयर कह सकते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ फिक्स्ड, और एक बात याद रखनी है कि जो हमारे अर्थ सर्फेस पे जो वाटर की अमाउंट है वो कंप्लीटली फिक्स्ड है, फ्लक्चुएट कभी नहीं करता है, ये बात आपने याद रखनी है। एंड अबाउट 97% वाटर इज इन द ओशियन, याद रहे 97% वाटर का टोटल अमाउंट जो है वो आपके ओशियन में मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ 3% आपके रिवर्स वगैरह में मिलता है जो आपका यूजेबल होता है, जिसको हम क्या करते हैं यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3% ही, वो भी 3% का 1% आपको रिवर में मिलेगा, और 2% मोस्ट जो है वो आपके आइस वगैरह बन करके ग्रीनलैंड वगैरह में, और उसी तरह से आर्कटिक ओशियन में, देन आपके अंटार्कटिक ओशियन में 2% आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो 1% ही हमारे पास वाटर है, जिसकी स्कार्सिटी पूरी के पूरी दुनिया में कहीं कहीं देखने को मिल जाती है ड्राफ्ट वगैरह जब आती है। सो अब आगे मूव करते हैं ओशियंस के बारे में। मेजर जो वाटर बॉडीज होता है वो हमारा ओशियन होता है। अब ओशियन को देखेंगे, ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। मैंने जब फर्स्ट टाइम जब आपको वीडियो स्टार्ट करते समय जो दिखाया था आपके पूरे के पूरे वर्ल्ड को, आई थिंक वहां पे आप देख पा रहे थे कि जो पूरा वाटर बॉडीज है वो सब के सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, ऑब्वियस सी बात है, हमेशा मूव करते रहता है, और उसके 3 चीफ मूवमेंट्स हैं यानी ओशियन वाटर्स के, जिसे हम वेव कहते हैं, टाइड कहते हैं, ओशियन करंट्स कहते हैं। ये तीनों के तीनों मेजर एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस तो नहीं, आपके हायर स्टैंडर्ड्स में डिस्कस होंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रहे चीफ मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर्स, फर्स्ट वन इज वेव, उसके बाद आपका टाइड्स है, देन उसके बाद आपका ओशियन करंट्स है। वेव को आप आई थिंक धारा कह सकते हो, ठीक है, टाइड जो कि ज्वार भाटा के नाम से मौजूद है, वो जानते हैं हम सब, एंड देन आपका ओशियन करंट्स, ये भी आपका जलधारा के नाम से आई थिंक जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट है द 5 मेजर ओशियंस। हमारे पास जो मेजर ओशियंस है वो अगर स्पेशली देखा जाए तो 4 ही है, लेकिन कभी कभी हम 5 को भी इंडिकेट करते हैं। 5 कैसे? फर्स्ट तो हमारा पैसिफिक होगा, उसके बाद आपका अटलांटिक आता है, देन उसके बाद इंडियन आता है, देन आर्कटिक आता है। लेकिन सदर्न ओशियन कभी कभी इंक्लूड होता है, कभी कभी इंक्लूड नहीं भी होता है। सो याद रखें, कभी कभार 4 भी आपको देखने को मिलेंगे या फिर आपको 5 भी मिलेंगे। 4 आएंगे तो टेंशन नहीं लेना है, 5 भी आए तो टेंशन नहीं लेना है। सो अब सदर्न ओशियन क्या होते हैं एग्जैक्टली वो हम आगे देखते हैं कि सदर्न को सदेन को क्यों बोलते हैं, या फिर उसके साथ साथ उसे हम इंक्लूड करके या फिर कभी एक्सक्लूड भी क्यों कर देते हैं, वो हम आगे देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट यहां पे आप देख लो, ओशियंस जो होते हैं मेजर वो हमारे 5 यहां पे दिख रहा है। फर्स्ट है यहां पे पैसिफिक है, ये आपका अटलांटिक ओशियन जो कि इसका ये वाटर पूरा का पूरा भरा पड़ा है। देन यहाँ पर आपको इंडियन ओशियन मिलेंगे, ऊपर में आपको आर्कटिक ओशियन, ये पूरा आर्कटिक का रीजन है। देन नीचे में आपने यहाँ पे सदर्न ओशियन देखेंगे, और सब के सब वाटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कोई अकेला नहीं है, ये आपने ये बात याद रखनी है। सो 5 कितने 5 होगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, ये 5 मेजर ओशियंस है। अब आगे देखते हैं पैसिफिक ओशियन। सो याद रखनी, पैसिफिक इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन। पैसिफिक हमारे वर्ल्ड में सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन माना जाता है। इट इज बाउंडेड बाई एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट। आप पैसिफिक के वेस्ट साइड में देखेंगे एशिया एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलिया मिलेंगे, उसी तरह से नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इन द ईस्ट। नॉर्थ अमेरिका, ये 2 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ईस्टर्न साइड में आपने देखना मिलेगा आपको। सो पैसिफिक इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप की अगर बात करेंगे तो उसका जो शेप है कंप्लीटली सर्कुलर में देखना है। सो इन 1520 एन अमेरिकन सेलर, याद रखना अमेरिकन सेलर की बात करते हैं, फर्डिनेंड मैगलन वाज द फर्स्ट टू सेल अक्रॉस दिस ओशियन।
याद रहे फर्डिनेंड मैगलन एक बंदा जो कि अमेरिकन सेलर माना जाता है इसे, जो कि 1520s को कंप्लीटली इस ओशियन को क्रॉस करा था और उन्होंने ही इसका नेम पैसिफिक दिया था। रीजन क्या था कि पैसिफिक का मीनिंग क्या होता है, पीसफुल होता है, क्योंकि उसमें जेंटल और स्टीडी विंड्स क्या कर रही थी, ब्लो कर रही थी, इस वजह से उसका नेम क्या दिया गया, पैसिफिक, जिसका मतलब होता है पीसफुल। एंड देन बात करेंगे हम लोग अटलांटिक ओशियन के बारे में, जो कि अटलांटिक ओशियन प्रोबेबली गॉट इट्स नेम फ्रॉम द लेजेंडरी आइलैंड ऑफ अटलांटिस। आइलैंड जो अटलांटिक ओशियन है उसके बीच में एक आइलैंड पाया जाता है जिसका नेम है आपका अटलांटिस, उसी के नेम पे इसका नेम आपका अटलांटिक दिया गया। याद रहे आइलैंड ऑफ अटलांटिस जो कि बीच में मौजूद है अटलांटिक ओशियन के, उसी के नेम पे इसका नेम अटलांटिक ओशियन पड़ा है। एंड देन दिस ओशियन इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड। आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है इसके वेस्टर्न साइड में मौजूद है। आप मैप देख करके सारी चीजों को पॉइंट नोट डाउन कर लेना और अपने माइंड में हमेशा रखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज्यादा टफ भी नहीं है। आई थिंक मैप को आप बढ़िया से देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा। एंड देन यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। आप ईस्ट साइड में देखेंगे तो ऊपर में यूरोप आएगा छोटा सा और नीचे में लंबा करके आपको अफ्रीका देखने को मिल जाएगा। एंड देन अटलांटिक ओशियन इज द बिजिएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। और जितने भी आपके ट्रेड होती है ना, इंटरनेशनल ट्रेड होती है और जो हमारे कार्गो शिप्स वगैरह ज्यादातर जो मूव करता है, फ्लो करता है, वो आपके इसी ओशियन से होकर के बहता है, इसी वजह से इसे बिजिएस्ट ओशियन माना जाता है। और इसका जो शेप की जब बात करेंगे तो ये आपका अटलांटिक ओशियन एस शेप में दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एस शेप में, जैसे कि ये आपका अटलांटिक ओशियन है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो ये आपका एस शेप में दिखेगा। ये आपका नॉर्थ अमेरिका का कोस्ट है और ये आपका साउथ अमेरिका कोस्ट है, ये यूरोप का कोस्ट है, ये अफ्रीका का कोस्ट है। तो यहाँ से इधर से आपके शिप्स का जो ट्रैवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, सो इसी वजह से इस ओशियन को बिजिएस्ट ओशियन माना जाता है। अब हम आगे मूव करते हैं इंडियन ओशियन की तरफ। सो याद रखनी है इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन इन द वर्ल्ड विच नेम्ड आफ्टर द कंट्री इंडिया। ये एक ऐसा ओशियन है 5 ओशियन में से जिसका जो नेम पर है वो आपके एक पर्टिकुलर कंट्री के नेम पे पड़ा है, जो कि वो अपना कंट्री इंडिया है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन बोलते हैं हम सब। सो इंडियन ओशियन इज कंप्लीटली बाउंडेड बाय द नॉर्थ बाय एशिया। आप ऊपर में देखेंगे तो कंप्लीट ये नॉर्थ में एशिया से घिरा हुआ है, ऊपर में कंप्लीट लैंड है जो कि एशिया से घिरा है। सो रिफर टू एज हाफ एन ओशियन, इसी वजह से इसको आपको क्या कहता है, हाफ एंड नहीं होना है यहाँ पे, आई थिंक हाफ एन होना है। इसी वजह से इसे आप आधा या फिर अधूरा क्या कह सकते हैं, ओशियन कह सकते हैं। इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप में याद रखनी है, ऊपर से आई थिंक ऐसे मिल जाएगा आपको, यानी तो कुछ ऐसे देख सकते हैं आप, इस तरह से आपके ट्रायंगुलर शेप में इंडियन ओशियन को देख सकते हैं। सो आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख लो, ये इंडियन ओशियन है, आई थिंक ये आप कुछ इस तरह से है और ये ट्रायंगुलर शेप आप इस तरह से कह सकते हैं। ऊपर ये आपका कंप्लीटली बाउंड आपका एशिया से है, ठीक है। इधर एक वाटर बॉडीज मिल जाएगा, उधर भी एक वाटर बॉडीज मिल जाएगा, लेकिन ऊपर में कंप्लीटली आपने लैंड से घिरा पड़ा है। इसी वजह से इसे हाफ एन ओशियन के नाम से भी जानते हैं, इंडियन ओशियन को। सो इसका शेप जो है वो आपका ट्रायंगुलर शेप में मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑन द वेस्टर्न साइड इंडियन ओशियन इज अफ्रीका एंड ऑन द ईस्ट लाइज ऑस्ट्रेलिया। आप ईस्ट साइड में देखोगे ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, वेस्ट साइड में देखेंगे आपका अफ्रीका मौजूद है इंडियन ओशियन के। सो एंड देन लास्ट आपका आर्कटिक ओशियन की बात करेंगे। सो आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल, ऊपर में कंप्लीट चले जाना आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ पोल में। सो सराउंडेड द नॉर्थ पोल, ये आपका कंप्लीटली नॉर्थ पोल में है, जो कि आर्कटिक सर्कल से भी चारों तरफ घिरा हुआ है, जिसे आप आर्कटिक ओशियन कहते हैं। सो आर्कटिक ओशियन इज सराउंडेड बाय द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। आप देखेंगे वो जो सराउंडेड है आपके नॉर्थ अमेरिका का ऊपर वाला पार्ट्स मिल जाएगा, यूरोप का भी नॉर्दर्न पार्ट्स और एशिया का भी नॉर्दर्न पार्ट्स, ये तीनों के तीनों मेजर कॉन्टिनेंट्स उसके ऊपर चारों तरफ से घिरा हुआ है। Next, it is connected by the with the Pacific by a narrow stretch shallow water known as the Bering Strait. It's a very important point. अब यहाँ पे क्या हो रही है कि पैसिफिक और आपके जो आर्कटिक ओशियन है ये एक दूसरे से एक स्ट्रेट के जरिए क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है, जिसका नेम है आपका बेरिंग स्ट्रेट। आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये आपका आर्कटिक ओशियन है, ठीक है, ये आपका पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे कनेक्ट हो पाती है, यहाँ पे एक स्ट्रेट बनता है जो कि मैप पे दिख नहीं रहा है, तो जिसका नेम है आपका बेरिंग स्ट्रेट। यहाँ पे आपका आर्कटिक ओशियन है, नीचे पैसिफिक ओशियन है, जो कि आर्कटिक और पैसिफिक एक स्ट्रेट के जरिए कनेक्ट हो रही है, जिसका नेम है बेरिंग स्ट्रेट। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपने याद रखनी इस बात को। अब आगे बात करते हैं सदर्न ओशियन, जो कि काफी ब्रीफ इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, मैंने कहा था विच सराउंड्स द अंटार्कटिक आर रेफर टू द सदर्न ओशियन बाय सम जियोग्राफर्स। सबके सब नहीं कहते, कुछ कहते हैं कि इंडियन ओशियन का वाटर, अटलांटिक का वाटर, पैसिफिक का वाटर नीचे आकर के मिलता है तो उससे एक नया ओशियन बना देते हैं, जिसका
जिसका नेम है आपने सदर्न ओशियन, कभी कभार इसको अंटार्कटिक ओशियन के नाम से भी जानते हैं। अब हम थोड़ी इंपॉर्टेंस की बात कर ले कि ओशियन की जो इंपॉर्टेंस होती है क्या होती है, काफी ब्रीफ में देखेंगे कि जो हमारा जो ओशियंस होता है वो मेन सोर्स होता है मॉइस्चर का, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर चाहिए और मॉइस्चर की वजह से ही हमको ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती है, हम अभी ज्यादा ठंडी भी फील नहीं करते, हमारे पास एक्सट्रीम नहीं हो जाता है कोई भी चीज़, हमारा जो मौसम सीजन होता है हमारा एटमॉस्फेयर वो एक्सट्रीम नहीं हो जाता है। इसी मॉइस्चर की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर क्या रहता है, कूल बना रहता है और ज़्यादा हॉट भी नहीं रहता है। सो द एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये कंप्लीटली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होती है उसे अच्छी तरह से डायरेक्ट कंट्रोल करती है, ज़्यादा ठंडा भी होने नहीं देता है, ज़्यादा बढ़ने भी नहीं देता, यही मॉइस्चर, जो कि ये मॉइस्चर आप इसे वाटर वेपर भी कह सकते हो, जो कि आपके ओशियन से क्या करती है, वो वेपर बन करके ऊपर एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है। एंड नेक्स्ट दे आर द स्टोर हाउस ऑफ द वेरियस मिनरल्स एंड केमिकल्स। आप देखेंगे वाटर बॉडीज में कई तरह के मिनरल्स और केमिकल्स को भी पाया जाता है। उसी तरह से मेन सोर्स ऑफ फिश एंड अदर मैरिन लाइफ, कई अदर मैरिन एनिमल्स भी होती है और उसी तरह से फिश भी होता है, ये इसका मेन सोर्स है वाटर। दे प्रोवाइड अ फ्री एंड परमानेंट हाईवे फॉर ट्रैवल एंड ट्रेड। आप देखेंगे इंटरनेशनल ट्रैवल या फिर ट्रेड होती है वाटर के जरिए, जो शिप्स वगैरह मूव करती है ये फ्री में करवाती है। आई थिंक ओशियंस में वाटर में मूव करने में कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सो दे पॉजेस एनर्मस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टीडल वेव्स विच फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड। और इसी वाटर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। और इसी के जो टीडल वेव्स होती है इसी से हम उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, जिसका नेम होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मतलब वाटर होगा, इलेक्ट्रिसिटी यानी जो जल से वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, जनरेट कर दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द नेक्स्ट, द ओशियन करंट्स मॉडिफाई द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। जो कोस्टल एरियाज होता है, स्पेशली जो सीज ओशियंस के जो नियरेस्ट में जो एरियाज होता है, वहां के क्लाइमेट को हमेशा ये मॉडिफाई करते रहता है, क्योंकि वहां पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, हमेशा ज्यादा गर्मी भी नहीं रहती है, ज्यादा ठंडी भी नहीं रहती है। लेकिन आप जैसे जैसे लैंड की तरफ मूव करते जाएंगे आपका टेम्परेचर एक्सट्रीम होता जाएगा। सो द कॉमन सॉल्ट इज सप्लाइड बाय द ओशियंस। जो हम सॉल्ट यूज करते हैं, जो नमक खाने में यूज करते हैं, उसको जो सप्लाई करी जाती है वो भी ओशियंस के जरिए ही सप्लाई करी जाती है कंप्लीटली। द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैन बी सॉल्व बाय ट्रीटिंग ओशियन वाटर्स। हमें पता है कि ये वाटर की भी स्कार्सिटी पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारी शॉर्टेज हो रही है। लेकिन जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज होती है, जहाँ पे कमी पड़ जाती है, तो ओशियन वाटर को ट्रीट करके हम क्या करते हैं, एज अ ड्रिंकिंग वाटर उसे यूज़ करते हैं। तो इसका भी मेजर सोर्स है हमारा ओशियंस ही। ओशियंस प्रोवाइड्स नेचुरल लिंक्स बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स। हमें पता है कॉन्टिनेंट्स जो एक दूसरे से कनेक्ट है, वो कनेक्ट कौन कर रहा है, ओशियंस हमारा नेचुरल कनेक्ट कर रहा है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंस है हमारे ओशियंस के बारे में। अब मूव करते हैं एटमॉस्फेयर, जो कि एयर से रिलेट करती है, ये हमारा थर्ड डोमेन है। सो इसका डिफाइन आप ऐसे कर सकते हैं, द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ गैस नोन एज एटमॉस्फेयर। जो हमारे जो अर्थ के चारों तरफ एक गैस का लेयर जो बना है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। सो आपने ये बात याद रखनी, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस इज कॉल्ड यानी इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। सो याद रखना है, इट प्रोवाइड्स us with the air we breathe and protects us from the harmful effects of sun rays। हमें जो गैस एज ऑक्सीजन हम जब सांस लेते हैं तो ये हमें हेल्प करती है। और उसी तरह से हमारा जो सन रेज आती है ना, एक हार्मफुल रेज लेकर के आती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर क्या करती है, उससे प्रोटेक्ट करती है। जो हमारा यूवी रेज होता है, जिसे हम अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, उसकी प्रोटेक्शन हमारी ये एटमॉस्फेयर ही करती है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। ये बात याद रखनी है कि एटमॉस्फेयर की जो हाइट होती है वो लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला होता है। हमारे अर्थ सरफेस यानी जीरो से लेकर के 1600 किलोमीटर तक ये हमारे एटमॉस्फेयर क्या होती है, फैली हुई है। ये बात याद रखनी है। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी। और एक बात ये भी है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ से अटैच है, वो वजह क्या है, पुल ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से हमारा अर्थ और ये एटमॉस्फेयर एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से अटैच्ड है। सो ये बात हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में आपने याद रखनी है। नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर बनता है वो किस चीज से बना हुआ है, उसकी कंपोजिशंस क्या है। तो याद रखनी है, एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ लेयर ऑफ कलरलेस, अडरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस। उसकी कोई कलर नहीं होती है, उसकी कोई गंध नहीं होती, उसकी कोई टेस्ट नहीं होता है। इस तरह के कई गैसेस से मिलकर के हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। और ये बात ये भी कह सकते हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक्स। ये सारी चीजें मौजूद रहती है। कई तरह की गैस मिलेंगे, वाटर वेपर भी मिलेगा, डस्ट पार्टिकल भी मिलेगा और स्मोक मिलेगा। ये सारी चीजें मिलकर के एयर कंप्लीट करती है। सो प्योर एंड ड्राई एयर मेनली कंटेन्स नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन।
और एक बात ये भी याद रखनी है कि मेनली जो मेजर पोर्शन जो कवर करता है गैस का, वो नाइट्रोजन अकेले 78% कवर करता है, ऑक्सीजन 21%, ये दोनों मिलकर के 99% एटमॉस्फेयर को कंप्लीट करती है। और 1% जो बचता है, तो 1% में आपकी कई स्मॉल क्वांटिटीज में आर्गन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, नियोन, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एटसेट्रा, और कई तरह के इस तरह के छोटे छोटे अमाउंट में कई गैस इसमें से आकर के मिक्स हो जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1% ही होती है, जो कि 90% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अकेले कंप्लीट करता है। यह बात आपने याद रखनी है। सो अब आगे मूव करते हैं। इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, हमारे जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर होता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, ये आप देख पा रहे हो। इस पिक्चर से अंडरस्टैंडिंग करने की आप कोशिश करना। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज, द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। किसके? कंपोजिशन के बेस पर, डेंसिटी, टेम्परेचर और भी अदर कई प्रॉपर्टीज हैं, उसके बेस पर हम इसको क्या किए हैं, 5 लेयर्स में डिवाइड करा है। इसके नेम हो जाते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। आप देख सकते हो नीचे से ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। ये आपके जीरो से, यानी जीरो से लेकर के आपका कितना, 0 किलोमीटर से लेकर के आपका ऊपर में 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा लेयर आप याद रखनी है। और ये पूरा लेयर अर्थ से जो कनेक्टेड है, वो आपकी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, अर्थ और एटमॉस्फेयर हमारा पूरा। सो याद रखना है, द ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इज क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये आपका कंप्लीट आपका अर्थ से क्लोज किया हुआ है, और हमारा सबसे लोएस्ट, सबसे नीचे जो ट्रोपोस्फेयर है, ये जो लेयर है। एंड द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज अबाउट 18 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर। लेकिन ये फ्लक्चुएट करता है। हमारा जो अर्थ का सरफेस देखेंगे तो उसमें हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में इक्वेटर आ जाता है, नॉर्थ पोल भी आता है, साउथ पोल भी आता है। तो याद रखनी है कि जो इसके जो एवरेज हाइट होती है ना, वो फ्लक्चुएट करता है। 18 किलोमीटर ऊपर तक ये फैला हुआ है आपका ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर पे, 18 किलोमीटर तक, और 8 किलोमीटर तक हमारा फैला हुआ है पोल्स में। पोल में थोड़ा नीचे आ जाता है और आपका इक्वेटर में थोड़ा ऊपर जाता है। अगर दोनों को एवरेज अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो एवरेज में हम क्या करते हैं, क्वांटिटीज को ऐड कर देते हैं। 8 प्लस 8 करेंगे तो आई थिंक यहाँ पर 26 होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए, तो 13। अब एवरेज में अगर देखेंगे कि ट्रोपोस्फेयर जो फैला हुआ है हमारे अर्थ सरफेस पे, वो 13 किलोमीटर तक अप्रॉक्स में क्या किया हुआ है, फैला हुआ है। अगर अलग अलग करके बोलेंगे तो इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक फैला है और पोल्स पे 8 किलोमीटर तक फैला है। एंड देन द ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टोटल एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल जितना भी एयर है 100%, उसका 90% अकेले जो कंटेन करती है ना, वो आपका ट्रोपोस्फेयर ही करती है। मेजर पॉइंट है, ये बात आपने याद रखनी है। 90% एयर अकेले ट्रोपोस्फेयर कैच करती है। एंड देन द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट। और एक बात यहां पे आप देखो, ये एक लाइन दे रखा है, मैं इसे इरेज करता हूं, आप इसे अंडरस्टैंडिंग करो अच्छी तरीके से, कि ये जो लाइन आपने देख रहा है ना, एक इधर आपका राइट, कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है, फिर राइट जा रहा है, ठीक है। इससे आप अंडरस्टैंडिंग करो कि यहाँ जो टेम्परेचर्स दे रखे हैं, ये 0 डिग्री न्यूट्रल में है, ये आपका पॉजिटिव में जा रहा है और ये आपके नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। सो जब आप देखेंगे तो ये आपका नेगेटिव मतलब ये डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर, फिर इधर मूव कर रहा है तो समझो इंक्रीज कर रहा है, फिर इधर जा रहा है तो समझो कि ये डिक्रीज कर रहा है, फिर इधर जा रहा है समझो कि इंक्रीज कर रहा है, फिर इधर भी आपका इंक्रीज कर रहा है। सो एक बात याद रखनी है कि इस लेयर में जो टेम्परेचर होती है ना, अब जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा आपका, आप ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर ट्रैवल करते जाएंगे, मीन सी लेवल से ऊपर जैसे जाते जाएंगे, आपकी टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा। आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ आपका 0 डिग्री है, 20 डिग्री है, आप जैसे जैसे जा रहे हैं 20 -40 -60, यानी कि आपका टेम्परेचर घटता जा रहा है। सो आप याद रखेंगे, और उसका घटने का एक रेट भी है कि 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ एसेंट, यानी कि आप 165 मीटर आप ऊपर जाएंगे, 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट घट जाएगा। फिर 165 मीटर ऊपर जाएंगे, फिर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, यानी कि इस रेट में आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। एंड देन द वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स आर फाउंड ओनली इन दिस लेयर। याद रहे कि जो हमने अभी पढ़ा कि वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल इसमें जो मौजूद होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में ही मौजूद रहता है, वो और किसी भी लेयर में नहीं मिलता है, याद रहे। एंड देन द ट्रोपोस्फेयर इज होम ऑफ क्लाउड्स, लाइटनिंग एंड अदर वेदर फिनोमेना। और एक बात ये भी, जो सीजनल फिनोमेना होता है, वेदर फिनोमेना, हमारे मौसम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो क्लाउड्स का, बादल का बनना, या फिर बिजली का चमकना, बिजली का गरजना, लाइटनिंग वगैरह, बारिश वगैरह जो भी होती है, वो पूरा का पूरा
ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, उससे ऊपर और कुछ भी नहीं होता। ये बात हमने याद रखनी है। सो ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन अपने ट्रोपोस्फेयर के बारे में है। ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर आपका एक्सोस्फेयर है। ये आपने हायर स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ेंगे, यानी तो मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए अच्छे से बना दूंगा आप लोगों के लिए। सो याद रखना ये बात। और याद ये भी रहे कि जो फ्लाइट्स वगैरह जो मूव करता है ना, जहाज वगैरह जो मूव करती है, वो याद रहे वो ज्यादातर स्ट्रेटोस्फेयर ही मूव करती है। और इसकी वजह क्या है कि सीजनल फिनोमेना यानी वेदर फिनोमेना स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ भी नहीं होता है, और इसी वजह से वहां उसे मूव करने में, उसे फ्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी वजह से ये आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो फ्लाइट के लिए काफी स्वीटेबल लेयर माना जाता है। तो अब आगे मूव कर रहे हैं। बायोस्फीयर कंप्लीटली ये हमारा फोर्थ डोमेन है जो कि यहाँ पे एंड हो रही है, और इस फिगर से मैं बायोस्फीयर को आपको इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, एटमॉस्फेयर एक हमारा डोमेन है जो हमने स्टडी करा। यहाँ पे लिथोस्फीयर है जो हमारा लैंड से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर है जो हमारा वाटर है। अब हवा इधर मिल रहा है हमें, अब यहाँ पे वाटर भी यानी पानी भी मिल रहा है, यहाँ पे लैंड भी मिल रहा है। अब जब लैंड, एयर और वाटर जब एक जगह मिल जाता है तो यहाँ पे देखो एक जिंदगी ना लाइफ एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, और जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसी स्फीयर को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलेंगे। जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर आकर के मिलेगा, ज्वाइंट होगा, वहाँ पे एक नई स्फीयर क्रिएट होगा, नई डोमेन क्रिएट होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। सो आगे देखते हैं। सो बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। सो याद रहे कि एक ऐसा नैरो जोन है जहां पे लैंड, वाटर और एयर आकर के क्या करता है, कॉन्टैक्ट करता है, एक दूसरे से मिलता है। एंड देन फाइनली द ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली होता है, जो कि हमारे इस बायोस्फीयर में मिलता है, वो ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो हमारे जो बायोस्फीयर के ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे, वो कंप्लीटली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि हम एक प्लांट किंगडम बोलते हैं, जो प्लांट ग्रुप कंप्लीटली उसमें आ जाता है। दूसरा आपका एनिमल किंगडम बोलते हैं, जिसमें आपके एनिमल यानी कि ह्यूमन बींग्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है। सो एक एनिमल किंगडम होगा, दूसरा आपका प्लांट किंगडम होगा। दैट इज ऑल। सो यहाँ पे आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो रही है। होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली हो गई होगी। अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट हो या फिर कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एंड देन अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। इंपॉर्टेंटली आप इस चैनल को प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। बस इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड देन फाइनली डोंट वरी एंड बी हैप्पी।